देख रहे हैं देहरादून दर्पण न्यूज। मैं सुरभि सिंह कठैत, देहरादून दर्पण का संपादक। आज पहुंचे हम यमुना कॉलोनी पे माननीय मंत्री सुबोध उनियाल जी से जानेंगे। 3.5 साल बीत चुके हैं सरकार के। साफ नियत, पक्का इरादा, बातें कम, काम ज्यादा है। तो मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देहरादून दर्पण स्वागत है। तो सबसे पहले जानेंगे कि 3.5 साल लगभग बीत चुके हैं सरकार को। क्या सरकार ने अभी कृषि में क्या उपलब्धि की है और क्या आगे करने जा रही है? कृषि के क्षेत्र में हम लोगों ने 3-3.5 वर्षों में करीबन 100 से ज्यादा सुधार किए। किसान की जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प था, डबलिंग द इनकम ऑफ द फार्मर, किसान की आय को दोगुना करने का संकल्प, उसी पे चलते हुए हम लोगों ने किसान को ज्यादा से ज्यादा जो एरोमेटिक फार्मिंग है, सघन खेती, इस पर हम लोगों ने बहुत जोर दिया। सघन खेती, क्योंकि इस राज्य में पानी की बहुत कमी है और कम पानी के कारण तमाम जमीनें बंजर पड़ी हुई हैं। तो उसके लिए सघन खेती, खासकर लेमन ग्रास को हमने बहुत ज़्यादा इसमें फोकस किया और लेमन ग्रास के माध्यम से जो जहाँ पर ये खेती होती थी वहीं पर हम लोगों ने, अगर ज़्यादा संख्या में खेती है तो प्रोसेसिंग प्लांट लगा दिया और सीधे सीधे सरकार ही उस तेल को खरीदने का काम कर रही है, जो बाई बैक गारंटी भी किस्म से किसान को मिली। और मैं हरिद्वार जनपद में कई जगह गया, हरिद्वार में कई किसानों ने गन्ने की खेती को छोड़ करके लेमन ग्रास की खेती को प्रारंभ किया है। इसके लिए अलावा शहद के क्षेत्र में भी हम लोगों ने, जहां जो बॉक्सेज शहद के हैं, बी बॉक्सेज पे हम लोगों ने सब्सिडी बढ़ा करके 75% करने का काम किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान अतिरिक्त साधनों के माध्यम से भी खेती के साथ साथ जो अतिरिक्त एकीकृत जो सेक्टर है, मतलब मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, गाय पालन, डेयरी को खोलना, मछली पालन, इसके पोल्ट्री, मुर्गी पालन, इसके माध्यम से भी अपनी आय को बढ़ा सके। तो इसी को देखते हुए अब हमने इस निर्णय लिया कि हम इस जनपद, राज्य के हर जनपद में एक न्याय पंचायत को मधु न्याय पंचायत के रूप में स्थापित करना है, जिसके माध्यम से एक शहद का एक हब के रूप में उत्तराखंड राज्य की पहचान बनेगी। मशरूम में बहुत बड़ी संभावना है। हमारे नौजवान जो खासकर जैसे 2.5 लाख लोग इस समय आपने देखा जो हमारे मूल निवासी थे वापस लौट के आए हैं कोरोना महामारी के कारण। तो इन सभी नौजवानों को काम देने की नियत से हम लोगों ने अभी नई एक योजना मशरूम को लेकर बनाई है, जिसमें 20,000 नौजवानों को जोड़ने का लक्ष्य हमारा है, कि ताकि मशरूम के माध्यम से भी हम लोगों की आजीविका को मजबूत कर सके, उसकी आर्थिक मदद कर सके। साथ ही एरोमेटिक और इसके अलावा हम हर्बल सेक्टर पर भी काम कर रहे हैं। और हर्बल सेक्टर में पहली बार हम लोगों ने ये किया कि इस राज्य में कई जड़ी बूटी की बहुत संभावनाएं थी, लेकिन गोपेश्वर में एक संस्थान बना था और उसके अलावा कई जनपदों में इसकी शाखाएं नहीं थी, जिससे कि इसको भरपूर फायदा नहीं मिल पाता था। तो हमने अभी विगत वर्ष देहरादून, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली, तीनों सीमांत जनपदों में हमने अपना जिला शाखाएं खोली हैं, ताकि उन क्षेत्रों में जो जड़ी बूटी के क्षेत्र में संभावनाएं उनको धरातल पर ला सके। इसके अलावा रेशम और चाय, रेशम में पहली बार हमने 50 करोड़ रुपए की लागत से हम लोग तमाम क्लस्टर्स पर काम कर रहे हैं, जिससे जो सबसे कमजोर तबका है उसकी इनकम बढ़ सके। और मशरूम में भी हमारा काफी, इसमें हम लोगों ने एरिया एक्सटेंशन किया। और इसके साथ साथ चाय के क्षेत्र में, हमारी चाय एक समय बड़ी प्रमुख फेमस हुआ करती थी, लेकिन अब चाय पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया गया। लेकिन विगत 3 वर्षों में हमने एरिया एक्सटेंशन के साथ साथ एक अलग से निदेशक चाय के लिए बैठा करके, कि ताकि चाय की संभावनाओं को ज्यादा से ज्यादा ला सके। फार्मर्स मशीन बैंक के अलावा हमने कस्टम हायर सेंटर, करीबन 200 के आसपास हमने कस्टम हायर सेंटर खोले हैं, जिसके माध्यम से किसी यंत्र किसान को उपलब्ध हो सके। और जो हेम्प फार्मिंग पर हम लोग अब बड़ा फोकस कर रहे हैं, ताकि हेम्प की इंडस्ट्रियल और मेडिसिनल फार्मिंग के माध्यम से भी हम इस राज्य को हेम्प के मामले में एक प्रमुख स्थान पर स्थापित कर सकें और लोगों की आजीविका बढ़ा सकें। इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो उद्यान के क्षेत्र में पहली बार हम लोगों ने एक एकीकृत बागवानी विकास योजना प्रारंभ की, जो वर्ल्ड बैंक की मदद से पहले उसकी चल रहा था, लेकिन वर्ल्ड बैंक के द्वारा बाद में जब नहीं मदद मिली, तो अब जायका के माध्यम से हम इस एकीकृत बागवानी विकास जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि बागवानी सेक्टर में जो संभावना हमारे राज्य में उनको धरातल पर ला सके। साथ साथ जितनी ज्यादा जहां पर भी सुविधाएं दी जा सकती हो, चाहे मार्केटिंग को देखिए, ई नैम की बात है, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ई नैम के माध्यम से बहुत छोटा राज्य होने के बावजूद हम लगातार 2 वर्ष देश में प्रथम स्थान पर रहे और किसान का सीधे सीधे ऑनलाइन जो मार्केट उसको प्राप्त हुआ, वो हम लोगों ने देने का काम किया। कोरोना पीरियड में हमने मंडी शुल्क समाप्त करने का निर्णय लिया था, ताकि किसानों को
मजबूती मिल सके। और उसके अलावा जो भारत सरकार ने जो कृषि कानून पास किए हैं, हमने अपने राज्य में 6 महीने पहले उनको स्थापित कर दिया था। तो उसके माध्यम से भी किसान को वन नेशन वन मार्केट का फायदा मिलेगा और उसकी वहां अपने उत्पाद को बेहतर दाम से रंचो बेच पाएगा। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड को हम स्ट्रेंथन करते हैं कि हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में भी हम वही मैकेनिज्म लाना चाहते हैं जो हमने कृषि के क्षेत्र में मंडी परिषद में दिया था कि मंडी परिषद में कॉर्पस फंड बना करके जो मंडी ने सीधे सीधे किसानों से उत्पाद खरीदा, अब हम हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट के लिए भी ये काम करने जा रहे हैं। हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड को मजबूत करने के साथ साथ कि हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड सीधे सीधे हमारे बागवानों से उत्पाद को खरीद कर सके और उसकी मार्केटिंग करे। ऐसे बहुत से निर्णय हमने लिए और खासकर जो हमारा परंपरागत बीज है, भारत सरकार से इसको मान्यता नहीं मिलती थी। हम लोगों ने लगातार पिछले सरकारों में प्रयास हुए, मैं भी लगातार प्रयास करता रहा, लेकिन मुझे खुशी इस बात थी कि आखिर हमारे प्रयास रंग लाए और भारत सरकार ने जो भारत सरकार की बीजों की सब्सिडी है वो केवल उन बीजों में मिलती है जो उनके मान्यता प्राप्त बीज है। और हमारे पर्वतीय क्षेत्र में लोग अभी भी परंपरागत, चाहे वो राजमा के बीज हों, चाहे वो लाल चावल के बीज हों, चाहे वो मंडुआ और झंगोरे के बीज हों, वो जो परंपरागत बीज है वो उसी का इस्तेमाल करते थे। लेकिन उन बीजों को मान्यता न मिलने के कारण हम उन पर सब्सिडी नहीं दे पाते थे। हमने सफलता मिली हमें कि भारत सरकार ने हमारे परंपरागत बीजों को मान्यता देने का काम किया। अब इन बीजों पर भी हम लोग किसान को 75% सब्सिडी देने का काम करेंगे ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। तो मैंने आपने कहा कि एक कुछ चंद समय में पूरे अपने प्रयासों को बताना बड़ा मुश्किल सा काम है, लेकिन हम लोगों ने 100 से ज्यादा रिफॉर्म्स किए और यही कारण था कि किसान खेती के प्रति लोगों की उदासीनता में आपने कमी देखने को आपको मिली। लोग खेती से क्यों, साथ ही जिला, हम पहला राज्य है देश का जिन्होंने कोरोना महामारी में जिला योजना में प्राविधान किया कि 40% जिला योजना का पैसा केवल कृषि और उद्यान के कार्यों में खर्च होगा। और हम लोगों ने 90% पर किसान को पॉली हाउसेज उपलब्ध कराए ताकि उनके माध्यम से अपनी आर्थिकी मजबूत कर सके। इसके साथ ही एक हमने जो मैकेनिज्म परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत किया कि अलग अलग वैलीज को अलग अलग उत्पाद की स्पेसिफिक वैलीज के रूप में स्थापित करने का हमारा प्रयास है ताकि एक वॉल्यूम वहां पर पैदा हो और उस उत्पादन के माध्यम से सीधे सीधे खरीदार किसान के दरवाजे पे जाए ताकि किसान को मार्केट के लिए भटकना पड़े। फ्लोरिकल्चर हमारे राज्य में जो फूल पैदा होते थे वो हमारे राज्य की मंडियों में नहीं बेच सकते थे। बहुत मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि हमारे यहाँ का फूल यहाँ पैदा होने के बाद सीधे दिल्ली जाता है और उसके बाद यहाँ आता है। तो हम लोग फ्लोरिकल्चर को भी हमने APMC एक्ट में नोटिफाई किया ताकि हमारा फूल के व्यवसायी अपने राज्य में भी फूल का व्यवसाय कर सके। और अब हम लोग जिस पर आगे बढ़े वो ये था कि हम चारों धामों की सराउंडिंग्स जो हमारी है, क्योंकि हमारे यहाँ करीबन 10,000 टन फूल की खपत है और उस स्थिति में वो एक एक फूल जो दिल्ली से आता था उसका उत्पादन हमारे ही राज्य में हो, इसको इंश्योर करने के लिए हमने तय किया कि हम चारों धामों के जो आसपास के गांव हैं उनको फ्लोरिकल्चर के कंसेप्ट हो जाएंगे ताकि वहीं फूल उत्पादन हो और वहीं उसको मार्केट मिले, खरीदार को भी सस्ता मिले और किसान को भी मार्केट उपलब्ध हो। इन सभी प्रयासों से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी जो 1300 आउटलेट्स हैं, मैं समझता हूँ एक क्रांति लाने का काम करेगा और इससे किसान भी अपने उत्पाद को सीधे सीधे ग्राहक को बेच सकेगा और बिचौली की भूमिका खत्म होगी। तो कुल मिला के मैंने आपसे कहा कि हमने काफी प्रयास किए भारत सरकार की मदद से, राज्य सरकार की जो